नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात रक्षाबंधन की। आज रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र प्यार के इस त्योहार में बहनें भाई को राखी बांधती और भाई बहनों को उपहार देकर जीवन भर रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। लेकिन रक्षा सूत्र शुभ मुहूर्त में बांधा जाए तो इसका महत्व बढ़ जाता है। भाई की कलाई पर प्यार बांधने का शुभ मुहूर्त, रेशम की डोरी से संसार बांधने का सही समय, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कनेक्शन। रक्षा सूत्र श्रेष्ठ समय पर बांधा जाता है तो उसका शुभ फल होता है। भद्रा में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। इस बार भद्रा प्रातः 6:16 तक रहेगी। सुना आपने, पंडित विनोद शास्त्री ज्योतिषाचार्य का साफ कहना है कि रक्षा सूत्र श्रेष्ठ समय में बांधने से शुभ फल मिलता है और भद्रा में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। ज्योतिषाचार्य का मानना है कि बहनों को भाई की कलाई पर भद्रा नक्षत्र के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। भद्रा के बाद दिन भर ही श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा राखी बांधने का, लेकिन प्रातःकाल 7:41 से 12:30 तक चर का, लाभ का और अमृत का चौगड़िया रहेगा। ये भी शुभ है। रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें, वैसे तो भद्रा के बाद पूरे दिन रक्षा सूत्र बांधने का शुभ समय है, लेकिन उसमें भी अपराह्न काल दोपहर 1:46 से शाम 4:20, शुभ का चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:06 से 3:42, प्रदोष काल शाम 6:54 से रात 9:08। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के समय पर रक्षा सूत्र बांधना बहनों के साथ भाइयों के लिए भी शुभ फलदायक होता है। फिर अपराह्न काल में और प्रदोष काल में रक्षा सूत्र बांधना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो अपराह्न काल दोपहर को 1:46 से 4:20 तक रहेगा और प्रदोष काल सायंकाल 6:54 से रात को 9:08 तक रहेगा। इस बीच में भी रक्षा सूत्र बांधना श्रेष्ठ है। भाई बहन के प्यार के इस पवित्र बंधन को शुभ मुहूर्त में मनाने से खुशियां और दोगुनी हो जाएंगी। साथ ही भाई बहन के रिश्तों की पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ईश्वर का आशीर्वचन बनकर शामिल हो जाएगा। तो भाई बहन का यह त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन शुभ मुहूर्त में मनाएंगे तो इसका ज्यादा फल भी आपको मिलेगा। चलिए दूसरी खबरों का रुख करते हैं और बात भोजपुर के संदेश की करते हैं, जहां पुलिस पर नसरतपुर गांव में घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। लोगों का आरोप है कि पुलिस वालों ने घर में जमकर तोड़फोड़ की है। घर में रखे सामानों को तोड़ दिया और वहां मौजूद लोगों की पिटाई तक की। पुलिस ने तोड़फोड़ की घटना से हालांकि इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध बालू खनन रोकने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया और जब्त किए गए ट्रैक्टर को बालू माफिया ले भागे। बालू माफिया के हमले में कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। इधर जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एक है और अपनी बात केंद्र सरकार के सामने वो रखेंगे। फैसला हालांकि केंद्र सरकार को करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री जी सकारात्मक रुख रखेंगे। परसों समय दिया हुआ है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 11 बजे दिन में, तो उनसे ये पूरा का पूरा डेलीगेशन का लिस्ट भी भेज दिया था पहले भी और पुनः भी भेज दिया गया है। सभी पार्टियों के 10 पार्टी के सब लोग जा रहे हैं। यहाँ के जितने लोग हैं जो विधानसभा विधान परिषद में 10 पार्टियां हैं, उन्हीं 10 पार्टी के प्रतिनिधि सब जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि पूरे देश के लिए ये निर्णय नहीं होता है
जाति आधारित कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो उसके बाद तो सोचा जाएगा। जब यहाँ पर भी विचार है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर रहे हैं आपस में पूरी बातचीत करके कर सकते हैं, वो तो बाद की चीज है। लेकिन अभी तो पूरी कोशिश होनी चाहिए, अगर पूरे देश के लिए ये हो जाता है कास्ट बेस्ड सेंसस, जाति आधारित जनगणना, ये बहुत लाभदायक होगा। सब जगह लोगों की इच्छा है कि एक बार तो जरूर होना चाहिए, तो उससे ताकि पता चल जाए कि लोगों की कितनी आबादी है और सभी प्रकार के लोगों के विकास के लिए क्या करना है और बेहतर ढंग से उसको किया जा सकता है। तो एक बार जरूर कर लेना चाहिए, ये हम लोगों की राय है। बीजेपी का उस समय नहीं मिला था, अभी बाद में मिला, कल मिला, आज नाम भी तो आज उसका सबका नाम भी कम्युनिकेट कर दिया गया। तो जो पार्टी की तरफ से हो, तो बाकी लोगों का तो पहले ही से था, वो पहले ही हम भेज चुके थे। ये सोचते हैं कि जरूर अपनी बात को हम लोग ठीक ढंग से रखेंगे तो जरूर इस पर पॉजिटिवली विचार होगा, ऐसा लोगों को भरोसा है। लेकिन निर्णय लेना तो भाई केंद्र सरकार का काम है, अभी कैसे कर सकते हैं, हम लोग अपनी बात कहेंगे जरूर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा उसमें 10 सदस्य शामिल होंगे। ये सदस्य जो है सभी दलों से हैं और सभी को उम्मीद है कि मुलाकात का सकारात्मक परिणाम आएगा। 23 अगस्त को जातीय जनगणना पर दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जा रहा है। 23 अगस्त को 11 बजे इन नेताओं की मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। इस 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो है ही, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी से मंत्री जनक राम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, वीआईपी से मुकेश सहनी, कांग्रेस से विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, भाकपा माले से महबूब आलम, एआईएमआईएम से अख्तरुल इमाम, सीपीआई विधायक दल के नेता सूर्यकांत पासवान और सीपीएम से अजय कुमार भी दिल्ली जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। उम्मीद है कि जो बिहार की मांग होगी मान ली जाए। आखिर उम्मीद तो हम लोग लेके ही जा रहे हैं, उम्मीद है तभी तो जा रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल को पीएम की तरफ से समय दिए जाने का बीजेपी ने स्वागत किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय दिया है, उसमें सभी दल के शिष्टमंडल के रूप में हम सब जा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी की बातों को सुनते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होता है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बाकी पार्टियों के नेताओं को भरोसा है कि मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से जातीय जनगणना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आएगी। 50% क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन कीजिए नौकरी में, 50% गरीब लोगों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर को। और मैंने उनको डाटा भी बना के दिया है कास्ट वाइज, जो कि आपको ये देखिए, ये पूरा डाटा है जो कि मैं उनको हैंड ओवर करूंगा चिट्ठी, पूरा इसमें ये है। और मैं लिखा हूं कि ये काल्पनिक है, इस तरह से 50% कैंपिंग का भी पालन हो जाएगा और एक दूसरे का जो उद्देश्य द्वेष है वो भी कम होगा समाज में, और ये बहुत जरूरी है। और यही है कि जातिगत जनगणना पूरे भारत में हो और साथ में राज्य बिहार में हो, तो इसके लेके हम लोग पहले से ही डिमांड रखे हैं, तो इस पे चर्चा होगा। और मुझे लगता है कि ये राज्य स्तर पर टालना गलत है। कि इतने बड़े पैमाने पर सेंसस हो रहा है तो राज्य पर खर्चा डालने का क्या औचित्य है। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको केंद्रीय स्तर पर ही जातीय जनगणना हो सेंसस के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पहले होना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं हुआ है और लोग क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है। बिहार विधानसभा से 2 बार 2019 और 2020 में जातीय जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में मांग की गई थी कि साल 2021 में होने वाली जनगणना में जातीय आंकड़े दिए जाएं। अब जबकि इस मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रधानमंत्री से मिलने का समय दे दिया गया है, तो सबकी नजरें इस बात पर टिक गई है कि बातचीत के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर आरजेडी में जारी घमासान के बीच तेज प्रताप यादव ने एक और बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर अपनी जान को खतरा बताया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं।
साजिश के तहत उनके 3 सुरक्षा कर्मियों का जो फोन है वो बंद करवा दिया गया। तेज प्रताप ने इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी और अपने सरकार से इन तीनों सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की। 3 साल के जगह 6 साल 5 साल में जो डिग्रियां बांट रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमें आरजेडी में जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच तकरार इस कदर बढ़ गया कि अब तेजस्वी और तेज प्रताप आमने सामने आ गए हैं। तेज प्रताप ने तेजस्वी के दिल्ली जाने पर सवाल उठा दिया है। तेजस्वी ने भी अपने बड़े भाई को अनुशासन में रहने की नसीहत दी। आरजेडी में जारी इस घमासान से न सिर्फ पार्टी के बड़े नेता बल्कि कार्यकर्ताओं तक में असमंजस की स्थिति आ गई है कि आरजेडी में लालू का उत्तराधिकारी कौन है। हालांकि इस सवाल को आरजेडी और सहयोगी कांग्रेस दल दोनों सिरे से खारिज कर रहे हैं। दोनों दलों के नेता पूरी तरह से तेजस्वी के साथ खड़े हैं। सारे माननीय विधायक दल ने अपना नेता चुना है। नेता प्रतिपक्ष हैं श्री तेजस्वी यादव जी, और महागठबंधन में जो सभी दल हैं उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में बनाया था तेजस्वी जी को। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, पहले भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन आरजेडी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे तो अब तो घोषित है और सर्वविदित है कि पिछले बार पहले आरजेडी ने तेजस्वी यादव जी को नेता माना, फिर महागठबंधन के तमाम लोगों ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी यादव जी को ही नेता माना। ठीक है, हम सरकार बनाने में सफल नहीं रहे, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में सफल नहीं रहा महागठबंधन, परंतु आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी है। तब इसमें इफ बट कहाँ है? ऑलरेडी आरजेडी का घोषित नेता तेजस्वी यादव जी है, तो मुझे नहीं लगता है इसमें किसी प्रकार की संशय की स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को समस्तीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। सीएम ने मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर जाकर बाढ़ राहत शिविर का भी हाल जाना। बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं, जिसमें से एक समस्तीपुर भी है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार राहत केंद्र चला रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर राहत शिविरों का जायजा लिया। तो उसी सिलसिले में आए हैं, देख रहे हैं। एक तो हम पूरा देख ही चुके हैं और बाकी सब लोगों से समीक्षा की गई है। हर जगह लोगों के लिए जो राहत की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। रहने का इंतजाम, भोजन का इंतजाम और हर परिवार जो प्रभावित हो। सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले मोहिउद्दीन नगर के बाढ़ राहत शिविर कैंप गए और फिर विद्यापति नगर बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा किया। मोहिउद्दीन नगर प्रखंड स्थित जेटीए कॉलेज और टाउन हॉल बलुआही में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण करने के बाद सीएम आईटीआई कॉलेज में बनाए गए पशु राहत शिविर का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का वादा किया। सब काम हो रहा, पशुओं के देखभाल का भी काम, हर चीज हो रहा। तो उसी को देखने के लिए ऊपर से तो हम देखते ही हैं एक चीज को, लेकिन साथ साथ जगह जगह जा करके कि वहाँ किस तरह से लोग कर रहे हैं, लोगों की सहायता वो देखते हैं। तो अभी लोगों से भी बातचीत किया है, यहाँ भी इसके पहले भी 3 जगह गए तो सब लोगों ने कहा कि ये काम ठीक है। और कहीं मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव के उस कटाक्ष का जवाब भी दिया जिसमें तेजस्वी ने सीएम के दौरों को हवा हवाई करार दिया था। जाते रहते हैं, कौन क्या कहता है उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन ये मेरा काम है कि एक चीज को देखना। और जब भी कुछ बाढ़ की स्थिति होती है, कौन जानता है? पहले लोग आज तक बाढ़ के बारे में कुछ जाने हैं? पहले कुछ होता था? कोई इसके लिए कोई बना हुआ नियम था? पहले कहाँ कुछ होता था? ये सब कुछ तो हम लोगों ने किया है 2007 से। बिहार में बाढ़ ने एक बड़ी आबादी को प्रभावित किया हुआ है। सरकार लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री दौरा पर दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। सीएम जितना एक्टिव हैं, अधिकारी भी उतने ही एक्टिव हो जाएं तो लोगों की मुश्किलें शायद कम हो जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सीतामढ़ी और शिवहर में बागमती के तटबंधों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों में बाढ़ को रोकने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज हम सेट थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट यूएस से मंगाया है और मेरा लड़का निरीक्षण है और उसमें एग्जैक्ट मुख्यमंत्री जी का मानना है कि भाई इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो। अब यहीं पर जो नदी सब है वो सारा का उद्गम तो नेपाल है
अब नेपाल में तो कोई हाई डैम बनने की बात, उसमें कोई प्रोग्रेस है नहीं। तो इस साइड में हम क्या कर सकते हैं? यही सीतामढ़ी जिला में नीतीश कुमार जी आए थे तो लखनदेई रिवर को, मृत रिवर को जिंदा किया गया। शायद बिहार का ये पहला एग्जाम्पल होगा। 1 किलोमीटर बचा हुआ है, वो भी मैं आज चेक। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा के तहत केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह सासाराम पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार बिहार के 6000 मेगावाट बिजली देती है जो सस्ती दर पर मिलती है, लेकिन बिहार में डिस्ट्रीब्यूशन रेट ज्यादा है। वितरण में सुधार करने पर बिजली की दर कम हो सकती है। पैदा करते हैं आपका जो 6100 मेगावाट था, अभी बढ़कर 6600 मेगावाट हो गया। तो उसमें से करीब 6000 मेगावाट हम भारत सरकार देती है। जो बिजली हम करते हैं उसका दर हम लोगों ने बहुत ही कम रखा है, लेकिन इनके जो वितरण का खर्च है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, उसको कम। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उनके संसदीय क्षेत्र में 75 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई जाएगी। जिला अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि सड़क, पानी, बिजली पर खास जोर दिया जा रहा है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई तैयारियां भी की जा रही है। अमृत महोत्सव होने जा रहा है 75वें भारत की आज़ादी का। उसमें हमने तय किया है कि बेगूसराय का 75 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें 75वें दिवस पर बनेगा, सैंक्शन होगा, तैयारी। आम लोगों को सुविधा देने के मकसद से राजधानी पटना को धीरे धीरे फ्लाईओवर का शहर बना दिया गया, जो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन यही फ्लाईओवर अब भीषण सड़क दुर्घटनाओं का गवाह भी बन रहा है। वजह है गाड़ियों की रफ ड्राइविंग और ज्यादा स्पीड। राजधानी पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछाया गया है और अब तो इसे विस्तार भी दिया जा रहा है, लेकिन फ्लाईओवर पर गाड़ियों का परिचालन खतरे का सबब बनता जा रहा है। – 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार की राजधानी पटना की सूरत बदल दी। शहरवासियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए पटना में फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया गया, चाहे वो आर ब्लॉक चौराहा फ्लाईओवर हो, बेली रोड का फ्लाईओवर हो, एग्जीबिशन रोड फ्लाईओवर हो, चिरैया टाट पुल हो, बहादुरपुर पुल हो या फिर अगम कुआं फ्लाईओवर। ऐसे करीब करीब दर्जन भर फ्लाईओवर पटना में बनाए गए हैं, लेकिन फ्लाईओवर्स का यही जाल अब दुर्घटनाओं का गवाह बनता जा रहा है। वजह है तेज स्पीड और रफ ड्राइविंग। जैसे ही चिड़ियाखाना से फ्लाईओवर पे गाड़ी जब चढ़ती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या बस वाला हो या ऑटो वाला, कोई भी हो, वो सीधे चाहता है कि हम अपने गाड़ी को 80 की रफ्तार करें, ओवर स्पीड। तो ये रोड है, ये गाड़ी है, इसको आप लिमिट भर नहीं पिकअप धराइएगा। ट्रैफिक पुलिस की माने तो राजधानी पटना में हर महीने 100 से ज्यादा अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर महीने करीब 20 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं। बावजूद इसके लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने से बाज नहीं आते। एक्सीडेंट के लिए आदमी खुद जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है। आप अपने सुरक्षित चलाइएगा, अंडर कंट्रोल स्पीड में चलाइएगा तो क्यों एक्सीडेंट होगा, और ट्रैफिक रूल का पालन कीजिएगा तो फिर एक्सीडेंट क्यों होगा। रूल तोड़िएगा, एक्सीडेंट होगा। हालांकि ट्रैफिक नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी होती है और चालान भी कटता है। बावजूद इसके फ्लाईओवर पर होने वाली दुर्घटनाएं पटना ट्रैफिक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आप फ्लाईओवर पर चल रहे हो तो आपको गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।